ये ब्रेकिंग न्यूज एडिशन है। मैं बेनेटा लिविन तेल अवीव से लाइव हूँ। हम ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक लगातार इजराइल के नागरिक ठिकानों पर हमला कर रही है। ईरानी मिसाइल ने उत्तरी शहर हैफा में एक 7 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग को निशाना बनाया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 80 की उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल है। ये आपके स्क्रीन पर इस समय लाइव तस्वीरें हैं दिन में। इससे पहले दक्षिणी इजराइल में कई मिसाइल हमलों के बाद एक बार फिर से नाओट होवाव औद्योगिक क्षेत्र पर हमला हुआ, जो पिछले हफ्ते में तीसरी बार है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वहां किसी भी खतरनाक पदार्थ के रिसाव का कोई संकेत नहीं है। युद्ध का 57वां दिन है। शनिवार को ईरानी मिसाइलों, जिनमें क्लस्टर गोला बारूद भी थे, ने मध्य इजराइल के आवासीय इलाकों पर हमला किया, जिससे रमतगन, बने ब्राक और तेल अवीव के कुछ हिस्सों में घरों को नुकसान हुआ। उस दिन कम से कम 6 लोग घायल हुए, ज्यादातर छर्रों और टूटे कांच से जख्मी हुए। अब हम आपको जमीन से ताजा अपडेट दे रहे हैं। संवाददाता बलिर शादिन के पास चलते हैं। वो हमारे साथ उत्तरी इजराइल के हाइफा से जुड़ रहे हैं और हाइफा को इस युद्ध में बार बार निशाना बनाया गया है। अब इस इमारत पर सीधा हमला हुआ है। हमें और बताइए, वहां की ताजा स्थिति क्या है? हाँ ठीक है, आइए हम इन तस्वीरों को देखते हुए बात करते हैं। हाइफा शहर के बीचों बीच बहुत ही नाटकीय दृश्य है। इस इमारत का दूसरा हिस्सा हम असल में देख नहीं पा रहे हैं। उसी हिस्से पर सीधा हमला हुआ था। उस एकल वॉरहेड मिसाइल में लगभग 450 किलोग्राम विस्फोटक था, जो इस रिहायशी इमारत से टकराया। काफी नुकसान हुआ और लोग घायल भी हुए। हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, 82 साल के बुजुर्ग, जिन्हें पहले गंभीर हालत में माना गया था। बाद में रामबाम के अनुसार हाइफा के अस्पताल में उनकी हालत अब स्थिर और मध्यम मानी जा रही है। और साथ ही 70 साल की एक महिला भी है, जो इस मिसाइल हमले के कारण हल्की हालत में हैं। इस विशेष घटना से 2 और लोग भी हल्की हालत में हैं और अन्य लोग हैं जो सदमे में हैं, जिनका यहाँ मौके पर इलाज किया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये आज हो रहा है, इस युद्ध के लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय बाद। ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक यूनिटरी मिसाइल वॉरहेड की सीधी टक्कर हुई हो। युद्ध की शुरुआत में बेत शेमेश में ऐसा हुआ था, जिससे बहुत नुकसान हुआ था और उस समय कई लोग मारे गए थे। और यहाँ हम अभी भी 3 और लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्हें लापता माना जा रहा है। यहाँ खोज और बचाव दल, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उन्हें जल्द से जल्द बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन सभी लोगों पर असर पड़ा है, वे या तो, माफ कीजिए, मुझे लगता है कि उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है, या फिर उनकी स्थिति क्या है। आज शाम हैफा में दृश्य फिर से बहुत नाटकीय है। वाकई आपके पीछे बहुत ही नाटकीय दृश्य हैं। और बालिक, हाल के दिनों में उत्तर क्षेत्र पर ही ईरान और हिजबुल्लाह दोनों की ओर से ज्यादातर हमलों की मार झेलता दिख रहा है। शुमरत समुदाय में हिजबुल्लाह के ड्रोन के एक घर पर गिरने की खबर है। क्या इसकी पुष्टि हुई? फिलहाल उत्तरी मोर्चे पर क्या जानकारी मिल रही है? जी हाँ, सिर्फ हाइफा में ही नहीं, उसके लगभग 1 घंटे बाद अक्को इलाके में भी सायरन सुने गए। आयशु, जैसा कि आपने बताया, वहां भी एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले से नुकसान हुआ है। सायरन सुने गए, माफ कीजिए, और उस घर को भी नुकसान पहुंचा है। मेरी जानकारी के अनुसार वहां कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये जाहिर है हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के उत्तर में लगातार हो रहे हमलों का हिस्सा है। ड्रोन हमले जो अक्सर होते रहते हैं, इनमें से ज्यादातर, लगभग सभी को रोक लिया जाता है, लेकिन जैसा कि हमने आज देखा, ये बहुत बहुत खतरनाक भी हो सकता है। रॉकेट हमले लगातार ऊपरी गलील, पश्चिमी गलील और उत्तर इजराइल के विभिन्न इलाकों में होते रहते हैं। इसने अकेले ही उत्तर के लोगों के जीने का पूरा तरीका बदल दिया।
कि वे कैसे रहते हैं, कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखते हैं। आखिरकार उन्हें शेल्टर के पास रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास कभी कभी सिर्फ 15 सेकंड या बहुत कम समय होता है। यहाँ तक कि नहरिया में भी, उदाहरण के लिए, जो उत्तर के सबसे बड़े शहरों में से एक है, इसी वजह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखना बहुत मुश्किल है और निश्चित रूप से ये खतरनाक भी हो सकता है, जैसा कि हमने आज देखा है। धन्यवाद संवाददाता बालिक स्लाटन जोहेफा उत्तरी इजराइल से लाइव थी। जल्द ही बाली से और अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद। अब मैं स्टूडियो में सुरक्षा विश्लेषक याकोव लैपिन का स्वागत करता हूं, जो द लैपिन असेसमेंट पॉडकास्ट होस्ट हैं। याकी दयान लॉस एंजलिस में इजराइल के पूर्व काउंसिल और हमारे वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओजरान। स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। हमने अभी हाइफा से बेहद नाटकीय तस्वीरें देखी। एरियल, एक इमारत पर सीधा हमला हुआ है और ये युद्ध का 57वां दिन है। जैसा कि बली से सुना, लोगों के पास शरण में जाने के लिए सिर्फ 15 सेकंड थे। सोचिए, अगर ऐसा ना हो पाए तो कितनी विनाशकारी स्थिति हो सकती है। हाँ, ये बहुत स्पष्ट रूप से याद दिलाता है, अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो, कि इजराइल इस अभियान में क्यों लगा है, इस खतरे को दूर करने के लिए। अब इजराइल के दुश्मन, चाहे वो हिजबुल्ला हो या ईरान, उन्होंने योजना बनाई थी कि ये नज़ारे ना सिर्फ रोज़ाना दिखे बल्कि हर घंटे दिखे। हिजबुल्ला के पास दसियों हजार रॉकेट्स और ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ईरान की तरफ। अब यही वजह है कि इजराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की है, लगातार कर रहा है और अब भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अब ये दोनों दुश्मनों की क्षमताओं को सफलतापूर्वक कमजोर करने का नतीजा है। तो बस ये समझने के लिए कि वे इजराइल पर कितना बड़ा नुकसान और विनाश लाना चाहते थे, अगर इजराइल ने पहले और लगातार उनकी आक्रामक क्षमताओं के पीछे ना पड़ा होता। और इसलिए ये एक बार फिर उन सभी को याद दिलाता है जिन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है कि इजराइल युद्ध में क्यों है। इसका मकसद इन खतरों को ख़त्म करना है। अब इजराइल ने हिजबुल्ला और ईरान की ताकतें सफलतापूर्वक कमज़ोर कर दी है। हिजबुल्ला रोज़ाना सैकड़ों मिसाइलें, सैकड़ों रॉकेट इजराइल पर दागना चाहता था और ईरान भी हर मिसाइल बौछार में दर्जनों मिसाइलें छोड़ना चाहता था इजराइल पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि वे अभी जितना दाग सकते हैं वो उनकी क्षमता की अधिकतम सीमा है, कम से कम ईरान के मामले में। इजराइल और अमेरिका ने उनकी प्रक्षेपण क्षमता, उनकी मिसाइल दागने की क्षमता को 90% तक कम कर दिया है। अभी हम जो देख रहे हैं वो उसका केवल एक छोटा हिस्सा है जो वे इजराइल पर दाग सकते थे अगर आईडीएफ ने ईरान और हिजबुल्ला की आक्रामक क्षमताओं को निशाना न बनाया होता। हाइफा से अपडेट के तौर पर इजरायली मीडिया, खास तौर पर टाइम्स ऑफ इजराइल, रिपोर्ट कर रहा है कि 3 लोग लापता हैं और माना जा रहा है कि वे उस मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। हमने वो तस्वीरें देखी याकी, आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हाइफा से सीधी तस्वीरें हैं, वाकई में बहुत ही विनाशकारी हैं और यही जोखिम अब उठाया जा रहा है। हम अभी एक उत्तरी शहर को देख रहे हैं। ये रिहायशी इलाके हैं और ईरान और हिजबुल्ला लगातार आम नागरिकों के घरों को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल सही बेनिता, और ये जितना भी दुर्भाग्यपूर्ण हो, हमें ये याद रखना और याद दिलाना चाहिए, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका रोजाना ईरानियों की हुकूमत को 10 गुना या दर्जनों बार निशाना बना रहे हैं और ये सभी ईरान में सैन्य ठिकानों पर किए जा रहे हैं, जबकि ईरानी और हिजबुल्ला, जैसा कि आपने सही कहा, नागरिक केंद्रों की ओर हमला कर रहे हैं। तो यही फर्क है और हमें ईरान से कोई तस्वीरें नहीं मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है। लेकिन अगर हम ईरान से आने वाली तस्वीरें देख पाते तो वहां सैन्य ठिकानों पर जो तबाही हुई है वो वाकई में इजराइल में दिख रही तबाही से दर्जनों गुना ज्यादा है। और याकूब, मैं आपको इसमें शामिल करना चाहती हूँ क्योंकि ईरान और बेरूत में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और फिर भी हम देख रहे हैं कि ये हमले जारी हैं। आज 57वां दिन है। हाँ, इन हमलों के जारी रहने का कारण है कि ईरानी शासन, जैसा कि याकूब ने कहा, भारी नुकसान और क्षमताओं में गिरावट झेल रहा है।
और वास्तव में हम इसमें जोड़ सकते हैं कि ईरान की लगभग सभी औद्योगिक सैन्य सुविधाओं पर हमला हुआ है, लगभग सभी पर। शुक्रवार को बात कर रहे एक आईडीएफ स्रोत के अनुसार उनकी उत्पादन और खुद को फिर से आपूर्ति करने की क्षमता बहुत घट गई है, लेकिन वे अभी भी फायरिंग करने में सक्षम हैं, भले ही वो उनकी चाहत से कम दर पर हों, क्योंकि वे अपनी क्षमताओं को अलग अलग जगह फैलाकर छिपाने में माहिर हैं। हम एक विषम युद्ध सिद्धांत से निपट रहे हैं। ईरानियों ने यह सिद्धांत मध्य पूर्व में पेश किया और अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे हमास और हिजबुल्लाह को भी इसी तरह लड़ना सिखाया। वे यही करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप उनकी मुख्य क्षमताओं को निशाना बनाते हैं और उनमें से अधिकांश को नष्ट या निष्क्रिय भी कर देते हैं, तब भी उनके पास मिसाइल दागने की यह विषम क्षमता बनी रहती है और वे इसी तरह युद्ध लड़ते हैं। ऐसी ही स्थिति में हम कई हफ्तों से हैं। जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहिए, हमारे पास इसी विषय पर और भी बहुत कुछ है जिसे हमें समझना है। लेकिन आज के दिन इस युद्ध में नाटकीय घटनाक्रम हुए हैं, ईरान के अंदर जमीनी मोर्चे पर भी और कूटनीतिक मोर्चे पर भी, जहां डोनाल्ड ट्रंप अडिग हैं कि वे एक समझौता कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं। प्रसारण से पहले उनका ताजा पोस्ट आया, लिखा मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। बस इतना ही, जैसा चाहें मतलब निकालें। अब इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक को होर्मुज जलदमरू मध्य खोलना चाहिए, जो पिछले 5 हफ्तों से लगभग बंद है। उन्होंने अपनी पहले की पोस्ट में कहा था कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे दोनों एक साथ होंगे। उनका संदेश गाली गलौज से भरा हुआ था। इस बीच युद्ध विशेषज्ञ एक अमेरिकी पायलट की असाधारण बचाव कार्रवाई को इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक बता रहे हैं। अमेरिकी सैनिक ने ईरानी क्षेत्र में एक दिन से अधिक समय तक पकड़े जाने से बचते हुए दुश्मन की सीमा के पीछे 24 घंटे से अधिक समय के बाद बचाव किया गया, जब शुक्रवार को इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा उसका विमान मार गिराया गया था। राष्ट्रपति ने हाल ही में एक्सियस को बताया कि इस साहसी मिशन में इजरायलियों ने मदद की और दोनों सहयोगियों के रिश्ते की तुलना बड़े भाई और छोटे भाई के रिश्ते से की। एल्जो ब्राउन की इस रिपोर्ट में और जानकारी। हम उसे सुरक्षित निकाल लाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान में गिराए गए अमेरिकी हथियार अधिकारी को बचा लिया गया, जिससे अमेरिका की शर्मिंदगी और संभावित बंधक स्थिति टल गई। ये ईरान से निकाले गए दूसरे वायुसेना अधिकारी थे, जब पिछले शुक्रवार एक F-15 विमान मार गिराया गया था और उसी दिन पायलट बचा लिए गए। अभी इस अभियान की जानकारी कम है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इसमें सैकड़ों अधिकारी और दर्जनों विमान शामिल थे और इसे अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे जटिल अभियानों में गिना जाता है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार अभियान सुचारू नहीं रहा। इस अभियान में इस्तेमाल के लिए जिन कई विमानों को लाया गया था, उन्हें नष्ट करना और छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे ईरान में बलों द्वारा बनाए गए अस्थायी रनवे से उड़ान भरने में असफल रहे। ईरान ने विमानों को मार गिराने का दावा किया, जबकि अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार उन्हें ईरान के कब्जे से बचाने के लिए नष्ट किया गया। अमेरिकी कमांडो ने घायल हथियार अधिकारी को ढूंढा, जिसे पकड़े जाने से बचने के लिए दुर्घटना स्थल से 2 मील से कम पैदल चलना पड़ा। कहा जाता है कि उसे बचाने से पहले स्थानीय लोगों ने मदद की थी। अमेरिकी बचाव विमान खुजेस्तान, कोगुलिया और बोया अहमद प्रांतों में भी देखा गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार कोगुलिया और बोया अहमद में अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस अभियान के लिए अमेरिकियों को बधाई दी और उन्होंने ये भी इशारा किया कि उन्हें अपने दोस्तों से थोड़ी मदद मिली हो सकती है। मैं अपने अमेरिकी साझेदारों को अमेरिकी MNT की सफल रेस्क्यू के लिए बधाई देता हूं। ये इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग का एक और उदाहरण है, वो भी सबसे जटिल समय में। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ, जबकि कुछ दावों के मुताबिक रविवार को 2 ब्लैक हॉक विमानों के निशाना बनने पर कम से कम 1 सैनिक घायल हुआ था। सबसे अहम बात यह है कि मिशन सफल रहा। उसके सैनिक ईरानियों से पहले पहुंच गए, जिससे उसके युद्धबंदी बनने की नौबत टल गई। एक असाधारण कहानी, याकी दयान। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो जैसे हॉलीवुड फिल्म के किसी सीन जैसा था, वाकई में काबिले तारीफ। आपके विचार? इतनी बहादुरी दिखाई गई, मेरा मतलब है ये एक अविश्वसनीय कहानी है। इसमें बहुत कुछ लगाया गया था और ये ट्रंप के लिए एक असली जीत है, क्योंकि अगर ईरानी उसे पकड़ लेते तो ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका होता, खासकर उनकी समय सीमा से पहले।
और हम देखते हैं कि ट्रंप ने तुरंत ट्वीट किया, मैं कहूंगा कि आज ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र दिन है क्योंकि आज ईस्टर है, यीशु के पुनरुत्थान का दिन। तो हमने तुरंत ट्वीट किया कि विमान गुड फ्राइडे के दिन गिरा था, जिस दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, और आज उनका पुनरुत्थान हुआ, जो बिल्कुल उनके समर्थकों इंजीलवादियों के लिए है। और ये वास्तव में एक अविश्वसनीय ऑपरेशन है जिसमें इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोग किया। इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद की और मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा हुआ, और ये वीरता की कहानी है। मुझे नहीं लगता हॉलीवुड इस पर फिल्म बनाएगा क्योंकि वे डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय नहीं देना चाहेंगे, लेकिन ये वाकई अविश्वसनीय फिल्म है। ये कल्पना से परे है कि ये आदमी एक दिन से ज्यादा कैसे नहीं पकड़ा गया। उसके पास एक पिस्तौल थी, एक संचार उपकरण था और एक ट्रैकिंग बीकन था, और वो याकूब को पहाड़ी इलाके में छिपा रहा था। हमें ऐसे बचाव मिशन के पैमाने का अंदाजा दीजिए। बहुत जटिल बचाव मिशन था। ऐसा लगता है कि ये हथियार अधिकारी, जैसा कि वे उन्हें बुला रहे हैं, कुछ लोग उन्हें नेविगेटर भी कहेंगे, लेकिन वो वास्तव में उस F-15 पर हथियार प्रणालियों को सक्रिय करने के जिम्मेदार थे। उसने वास्तव में अपनी ट्रेनिंग का बहुत अच्छे से पालन किया, क्रैश साइट से दूर चला गया क्योंकि जाहिर है कि वहीं सबसे पहले शासन उसे ढूंढेगा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चट्टानों में छिप गया। पायलट को पहले ही बचा लिया गया था। और इजरायली भागीदारी की बात बहुत दिलचस्प है। इजराइल के पास इलाकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन कर लोगों का पता लगाने की बेहतरीन क्षमता है। अब हम जानते हैं कि सभी लापता अमेरिकी या इजरायली कर्मियों के पास स्थान प्रसारित करने वाला बीकन होना चाहिए। हमें पूरी कहानी नहीं पता क्योंकि उन्हें उस तक पहुंचने में कई दिन लगे। क्या बीकन ट्रांसमिशन सिस्टम में समस्या थी? इस समय हमें नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत की बात है। सबसे पहले तो अमेरिकी लोगों के लिए, लेकिन साथ ही उन इजरायली लोगों के लिए भी जो इसे बहुत चिंता के साथ देख रहे हैं। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से कई ऑपरेशनल सबब भी लिए जा सकते हैं। स्पेशल फोर्सेस, रेस्क्यू फोर्सेस, इजरायली एयरफोर्स की यूनिट 669 जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशनों में विशेषज्ञ हैं। तो कुल मिला के ये कहानी का एक बहुत ही सुखद अंत है। और वो संदेश निश्चित रूप से कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। और ये संदेश इजरायली सेना, अमेरिकी सेना सभी के लिए है, और युद्ध के दौरान ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। अब मैं कूटनीति पर आना चाहती हूँ। एरियल ओ सरन एक्सियोस के अनुसार ट्रंप ने कहा कि मंगलवार तक ईरान के साथ समझौता हो सकता है, अन्यथा उनके अनुसार मैं सब उड़ा दूंगा। जैसा कि मैंने पहले प्रसारण में बताया था, स्टूडियो आने से पहले हमें अमेरिकी राष्ट्रपति की ताजा पोस्ट मिली जिसमें उन्होंने कहा मंगलवार शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम। डेडलाइन क्या है, आप क्या बता सकती हैं? ठीक है, डेडलाइन इजराइल समयानुसार सुबह 3 बजे है अगर कोई गणना करना चाहता है। आखिरकार डेडलाइन ईरान के ऊर्जा ढांचे, उसके पावर प्लांट्स, उसके पुलों पर हमला करने के लिए है। और ऐसा तब होगा अगर ईरान उन शर्तों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता करने में विफल रहता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ईरानी पक्ष क्या कह रहा है, तो हम उस व्यक्ति को देख सकते हैं जिसे ट्रंप ने खुद दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में बताया था, और वो है ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर खरीबाफ। उन्होंने ट्रंप से कहा, आपकी लापरवाह हरकतें अमेरिका को नरक में धकेल रही हैं और क्षेत्र जल उठेगा क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेश मान रहे हैं। तो आइए उस बयानबाजी को छोड़ दें जिसमें इसका दोष इजराइल पर मढ़ने की कोशिश होती है, जैसा कि ईरान युद्ध की शुरुआत से करता आया है। ये ईरान के समझौते के लिए तैयार होने का संकेत नहीं है। अब ये चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि जिस ईरान से अमेरिका निपट रहा है वो शासन पहले से ज़्यादा कट्टर और हमलों में साहसी हो गया है, जबकि दावा करता है कि वे केवल अमेरिकी सैन्य ढांचे पर हमला करते हैं। असल में हम देख रहे हैं कि वे नागरिक ठिकानों, नागरिक आबादी को निशाना बना रहे हैं, जैसे कि इजराइल में, लेकिन खाड़ी अरब देशों में भी वे ऐसा कर रहे हैं। वे चेतावनी दे रहे हैं कि वे ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाएंगे, जबकि वे पहले से ही खाड़ी भर में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जितना स्पष्ट संकेत हो सकता है उतना ही स्पष्ट संकेत है कि ईरान किसी समझौते पर सहमत होने का इरादा रखता है। तो ऐसा लगता है कि मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम या बुधवार सुबह 3 बजे इजराइल समयानुसार
ये दिलचस्प पल होगा देखने के लिए कि ईरान में क्या होता है। इस चरण में यही डेडलाइन है, बेशक ये भी बदल सकती है। सज्जनों, हमारे साथ बने रहें। मैं एक और आवाज को जोड़ना चाहती हूँ। हम माइकल मुलरॉय का स्वागत करते हैं, जो मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के पूर्व उप सहायक रक्षा सचिव रहे हैं और फिलहाल मोंटाना से हमारे साथ हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। आपने स्टूडियो में इस ऐतिहासिक बचाव मिशन पर चर्चा सुनी होगी, जिसमें अमेरिकी कमांडो दुश्मन के इलाके के भीतर पहाड़ों में खोज कर रहे थे। अमेरिकी विमान बम गिराकर इलाके को साफ कर रहे थे और उन्हें सुरक्षित जगह ला रहे थे। ये सब होते हुए देखना आपके लिए कैसा था? आप अपने नजरिए से क्या साझा कर सकती हैं? आपके और आपके दर्शकों के साथ होना अच्छा लग रहा है बेनिता। मैं कह सकता हूं ये गर्व की बात थी। अमेरिकी सेना का सिद्धांत है कि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते और ये रिपोर्टिंग से उसका एक स्पष्ट उदाहरण था। ऐसा लगता है कि CIA, मेरी पुरानी संस्था, ने एक धोखा देने वाला अभियान शुरू किया ताकि ईरानी अधिकारियों को ये लगे कि उसे पहले ही वापस ले लिया गया है, जिससे वे उसे ढूंढने का प्रयास कम कर दें। और फिर शायद मुझे लगता है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उस व्यक्ति का पता लगाया और फिर उसे वापस लाने के लिए बहुत ही साहसिक ऑपरेशन शुरू किया गया। ये ऑपरेशन सील टीम 6 और डेल्टा दोनों ने मिलकर किया था और निश्चित रूप से JSOC और 160वीं यूनिट ने इन बेहद जोखिम भरे मिशनों के लिए उड़ानें भरी, लेकिन हमने उन्हें वापस पा लिया। ये हर किसी के लिए बहुत अच्छी बात थी और निश्चित रूप से अमेरिकियों के लिए गर्व की बात थी। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जैसा कि आप भी बात कर रहे थे, समय सीमा आ रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या करने का इरादा रखते हैं, लेकिन संभवतः कुछ न कुछ होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो एक समय सीमा तय कर सकते हैं और फिर उसे दोबारा टाल सकते हैं या फिर से आगे बढ़ा सकते हैं और उनकी कोई विश्वसनीयता रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि आगे जो होने वाला है वो शायद एक बड़ा तनाव बढ़ना है, जब तक कि इससे बाहर निकलने का कोई कूटनीतिक रास्ता ना निकले, जो संभव है लेकिन शायद कम ही संभावना है। राष्ट्रपति ने अपनी उस धमकी को फिर दोहराया है कि अगर ईरान होर्मुज जलदमरू मध्य बंद करता है तो वॉशिंगटन नर्क बरसाएगा और बिजली घरों व पुलों को नष्ट कर देगा। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, वो डेडलाइन अब आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी ये भी कोई स्थायी चीज नहीं है। आप इस रणनीति के बारे में क्या सोचती हैं, जिस तरह से वो इन पोस्ट के जरिए हमला कर रहे हैं? दबाव, क्या ये ईरान पर असर करेगा? आपकी क्या राय है? तो संदेश देना वाकई मायने रखता है जब आप इससे हटते हैं। वाकई फर्क नहीं पड़ता कि आप जल डमरू मध्य खोलते हैं या नहीं, इससे संयुक्त राज्य अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ता। हम बस घर चले जाएंगे और इसे यूरोपियों पर छोड़ देंगे से लेकर अगर आप जल डमरू मध्य नहीं खोलते तो मैं आपका पूरा देश तबाह कर दूंगा तक। ये विश्वसनीयता को चुनौती देता है। मेरा मतलब है, चाहे आप युद्ध या ट्रंप का समर्थन करें या नहीं, वो दोनों नजरिए एक हफ्ते में मिलाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि यहाँ नरक बर्पा करने या पाषाण युग जैसी अतिशयोक्ति का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगी, क्योंकि अगर हम जमीनी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत बहुत बड़ा फैसला होगा, उससे शायद हताहत होंगे और ये स्पष्ट नहीं है कि रणनीतिक परिणाम क्या होगा। लेकिन बिजली उत्पादन संयंत्रों और पुलों पर हमला करना राष्ट्रपति ट्रंप की क्षमता में है और कम से कम अभी उनकी सहजता के दायरे में है। मुद्दा यह है कि अगर वे नागरिक बिजली उत्पादन संयंत्र हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, मैं कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इस पर सवाल उठेगा कि क्या ये कानूनी है, क्या ये एक वैध सैन्य लक्ष्य है। जहां तक पुलों की बात है, वे शायद वैध सैन्य लक्ष्य हैं और इसका कारण यह है कि आप ईरानी सेना, दोनों ही सेना और IRGC की आवाजाही को सीमित कर देते हैं और घेराबंदी भी करते हैं, खासकर अगर आपका इरादा उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को वापस लेने जैसा कुछ करने का है। तो आप उनकी ताकत इकट्ठा करने की क्षमता में बाधा डालना चाहते हैं और आपको ऐसा करने से रोकना चाहते हैं, और ऐसा करने का एक तरीका है इन चोक पॉइंट्स पर हमला करना, जिसमें पुल भी शामिल है। मुझे लगता है यही कारण है कि वे संभावित लक्ष्यों में हैं अगर डेडलाइन पूरी नहीं होती या इससे पहले कूटनीतिक रूप से कुछ नहीं होता। और जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, एक बार जब कोई डेडलाइन और अल्टीमेटम तय कर दिया जाता है तो उसके बाद जब वो डेडलाइन गुजर जाती है तो आगे की कार्रवाई जरूरी होती है। बहुत संक्षेप में, इस्लामी गणराज्य ने फिर से UAE, बहरीन और कुवैत में नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया है।
इस डेडलाइन और मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक होने वाले संभावित फैसलों का खाड़ी क्षेत्र पर क्या असर होगा, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में कहा है। कृपया संक्षेप में बताएं। हाँ, मुझे लगता है कि वे काफी घबराए हुए हैं, सच कहूं तो। अगर हम ईरान में जल शोधन या नमक हटाने में बाधा डालें तो वे अधिकतर मामलों में इससे निपट सकते हैं। उनके पास कई अलग अलग जल स्रोत हैं। जिन खाड़ी देशों का आपने जिक्र किया, उनके पास विकल्प नहीं है। अगर वे नमक हटाने वाले केंद्र नष्ट कर दें तो शहर खाली कराने पड़ सकते हैं, जिससे बड़ा असर पड़ेगा। और निश्चित रूप से वे तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना सकते हैं, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। आने वाले घंटों और दिनों में कई तरह की महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। माइकल मलरॉय हमेशा की तरह मोंटाना से लाइव। इस ब्रेकिंग न्यूज संस्करण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपके साथ होना अच्छा लगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो ईरान के अंदर की ताजा घटनाक्रम लेकर लौटेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक ने जनवरी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल 2 लोगों को फांसी दे दी है। मानवाधिकार समूह इस घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं? हम टोरंटो के एक ईरानी कार्यकर्ता से बात करेंगे। हमारे साथ रहें, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए। एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी कवरेज जारी है। इस्लामिक रिपब्लिक लगातार इजराइल के नागरिक स्थलों को निशाना बना रही है। ईरानी मिसाइल ने हाइफा के एक 7 मंजिला अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग घायल हुए, जिनमें 80 की उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल है। जैसा कि हमने इस प्रसारण की शुरुआत में बताया था, ऐसा आशंका है कि 3 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ताजा रिपोर्टों के अनुसार ये 3 लोग एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी देखभाल करने वाली हैं। जाहिर है हालात अभी बदल रहे हैं। जैसे ही हमें नई जानकारी मिलेगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब चलिए आपको दक्षिणी इजराइल से ताजा जानकारी देते हैं, जहां नाओत होवाब औद्योगिक क्षेत्र में मिसाइल गिरने की घटना हुई है, जिसे कई बार निशाना बनाया जा चुका है। ताजा जानकारी के लिए चलिए संवाददाता एमिली फ्रांसिस के पास चलते हैं। वो हमें वहां से सीधे जुड़ रही हैं। एमिली, वहां की ताजा स्थिति क्या है? खतरनाक पदार्थ के रिसाव का कोई संकेत नहीं है, ये राहत की बात है। फिलहाल आप कौन सा अपडेट साझा कर सकती हैं? नमस्ते, शुभ संध्या। बिनेता लीवन, हम वहां नहीं हैं। उसे लगभग पूरी तरह से सील कर दिया गया था, क्योंकि वहां ऐसे करीब 18 अलग अलग रासायनिक संयंत्र हैं। वहीं वे जहरीला कचरा, यूं कहे तो एक तरह का डंप रखते हैं। वे वहां प्लास्टिक की रिसाइकलिंग, ब्रोमीन संयंत्र, उनके कीटनाशकों का भी ध्यान रखते हैं। तो ये एक काफी जहरीली जगह है जिसे निशाना बनाया गया है। इसी कारण ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से इस इलाके को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आज पहले भी अलार्म मिला था। हम एक शॉपिंग सेंटर में हैं। हम सभी को पार्किंग लॉट में जाना पड़ा। उसी वक्त उत्तर से मिसाइलें दागी गईं, लेकिन सौभाग्य से उन्हें रोक लिया गया, इसलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आज दागी गई मिसाइल खुले मैदान में गिरी, जिसमें छर्रे थे, और अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि वहां कोई विषैली रिसाव या किसी भी तरह की खतरनाक स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी ये तीसरी बार है जब इस इलाके को निशाना बनाया गया है। हमें पता है कि यह निश्चित रूप से कोई रणनीतिक इलाका है। ये बात तब सामने आई जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी कहा कि कल आईडीएफ ने ईरान में पेट्रोकेमिकल्स के लगभग 18 अरब डॉलर के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, और इसलिए उनका मानना है कि आज की कोशिशें उसी के जवाब में थीं। तो हम यहाँ की स्थिति पर नजर रखने पर विचार कर रहे हैं।
सौभाग्य से कोई बड़ी चोट या घटना नहीं हुई। हमें पता है कि उत्तर में आज रात स्थिति अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिलहाल दक्षिणी इजराइल से संवाददाता एमिली फ्रांसिस का धन्यवाद। एमिली, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अब स्टूडियो में सुरक्षा विश्लेषक याकोव लैपिन, याकिदायन लॉस एंजलिस के पूर्व इजरायली काउंसिल और वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसिरान मौजूद हैं। हम थोड़ी देर पहले अमेरिका से आने वाले खतरों के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए आपको इसका ताज़ा अपडेट देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है। आइए इस पर करीब से नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान समझौता नहीं करता और खोरमुज जल्दमरू मध्य नहीं खोलता तो सैन्य कार्रवाई होगी। वहीं ईरान की सेना ने भी औद्योगिक संयंत्रों और बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में अपनी धमकियां दी हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजराइल ने ईरान के खुजेस्तान प्रांत के प्रमुख पेट्रोकेमिकल संयंत्रों को निशाना बनाया। ये हमला उस उद्योग के केंद्र पर किया गया है जो शासन की सेना और उसकी अर्थव्यवस्था दोनों को ताकत देता है। याकोव लैपिन, ऐसे हमलों का महत्व क्या है? ये लगातार हो रहे हैं और साफ है कि ये आगे भी जारी रहेंगे। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि निशाना साधने के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। अब सैन्य औद्योगिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही मिसाइल लॉन्चरों को भी, और उन बचे हुए मिसाइल लॉन्चरों को खोजा जा रहा है जो इजरायली हमलों के बावजूद बच गए हैं। हम देख रहे हैं कि अब हमले ईरान के आर्थिक और सैन्य ढांचे के और भी गहरे हिस्सों तक जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी ईरान की पेट्रोकेमिकल साइट पर हमला अहम है क्योंकि ये साइट ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को विस्फोटक सामग्री देती थी। ये विस्फोटक सामग्री बनती थी जिसे ईरानी वॉरहेड्स में डालते और हम घरेलू मोर्चे पर महसूस करते हैं। और जैसा कि रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा, इसने पिछले 2 वर्षों में 18 अरब डॉलर भी उत्पन्न किए। ये पैसा मिसाइल निर्माण, ड्रोन निर्माण और प्रॉक्सी समर्थन फंड के लिए काफी है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। ये ईरानी आतंक का जाल, उद्योग, सेना, ये सब एक विशाल मैट्रिक्स में आपस में जुड़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि आईडीएफ अब ऐसे लक्ष्यों को निशाना बनाना शुरू कर रही है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देख रहे हैं कि पारंपरिक हमले जारी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है और हमें नहीं पता, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है कि हम कितनी दूर तक पहुंचे हैं उन लक्ष्यों के प्रतिशत के हिसाब से जिन्हें आईडीएफ ने निशाना बनाया है, जिन्हें वो खुद निशाना बनाना चाहती थी, जो उसने अपने लिए तय किए थे। हम जानते हैं कि आईडीएफ ने लगभग सभी हथियार निर्माण स्थलों को निशाना बनाया है जिन्हें वो निशाना बनाना चाहती थी, और अपने लक्ष्यों के हिसाब से वो लगभग पूरी तरह वहां पहुंच चुकी है। मिसाइल लॉन्च क्षमता के मामले में हमें अभी तक नहीं पता है। आखिरी आंकड़ा जो हमने सुना था वो 70% था और वो काफी समय पहले की बात है। हमें मानना होगा कि ये आंकड़ा काफी ज्यादा है और परमाणु कार्यक्रम को भी एक तरह के गौण लक्ष्य समूह के रूप में निशाना बनाया गया लगता है। ये ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य नहीं है, पर इन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध में परमाणु अनुसंधान व विकास साइटों को भी निशाना बनाया गया है। तो हम निश्चित रूप से देख रहे हैं कि इन सभी लक्ष्यों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही अब ध्यान आर्थिक और सैन्य ठिकानों की ओर भी बढ़ रहा है। लेकिन गणना के आधार पर उन क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करने में कितनी अवधि लगेगी? देखिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़े दुश्मन से निपट रहे हैं, सच में बहुत बड़ा, और क्योंकि इस दुश्मन को एक चीज बहुत अच्छे से आती है, वो है अपनी क्षमताओं को फैलाना और छुपाना। भले ही आप उनमें से ज्यादातर को खत्म कर दें, ये फिर भी कोशिश करेगा कि किसी दूसरी पहाड़ी धार से जहां उसने उसे छिपा रखा है एक और मिसाइल लॉन्चर निकाल ले। यही है असममित युद्ध का रूप, वो भी राज्य स्तर पर। तो असली सवाल ये है, लक्ष्य क्या है? क्या हम हर मिसाइल लॉन्चर के पीछे हैं? मुझे नहीं लगता यही लक्ष्य है। मुझे लगता है कि लक्ष्य है ज्यादातर लॉन्चर्स और भंडारण सुविधाओं को खत्म करना, साथ ही मिसाइलें बनाने वाली ज्यादातर फैक्ट्रियों को नष्ट करना। मुझे लगता है कि हम इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के करीब हैं और आईडीएफ ने इसमें महत्वपूर्ण प्रगति की है। हर लॉन्चर को निशाना बनाना व्यवहारिक नहीं लगता। असल सवाल है, युद्ध के बाद इस शासन और उन लोगों का क्या होगा जो मिसाइलें दाग रहे हैं और इंडस्ट्रीज फिर से खड़ी करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। याकिदायन, आपको क्या लगता है इस शासन का क्या होगा? हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि इजराइल को जून में अमेरिकियों के बिना खुद ही इस सैन्य अभियान के लिए जाना था, और अमेरिकियों के साथ मिलकर जाना इस मिशन को काफी हद तक मजबूत बना देता है। तो इजराइल का लक्ष्य मिसाइलों, लॉन्चरों और उन ढांचों को निशाना बनाना था जो मिसाइलें बनाते हैं।
अब जैसा कि याकूब ने सही कहा, आपने लक्ष्यों के दायरे को बढ़ा दिया काफी हद तक, क्योंकि ये परमाणु क्षमताओं, शासन के ढांचे और सभी सैन्य उद्योगों तक जाता है। और अब आप दोहरे उपयोग वाले उद्योगों जैसे पेट्रोकेमिकल, रासायनिक और दूसरे ऐसे क्षेत्रों को भी निशाना बना रहे हैं। तो ये पहली बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि असली मकसद शासन को बदलना है, क्योंकि अगर ये शासन नहीं बदलता तो आखिरकार अपने इरादे पर आगे बढ़ेंगे कि इजराइल को नष्ट करना है और संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट करना है। तो उम्मीद है कि ये शासन गिर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बस अस्थायी तौर पर खतरा कम करने जैसा है। और अगर ये शासन बचा रहता है तो इसमें कुछ और साल लगेंगे और फिर आपको एक और ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वे इजराइल को नष्ट करने और संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट करने के लिए अपनी परमाणु क्षमताओं और मिसाइल क्षमताओं को हासिल करने की प्रेरणा नहीं खोएंगे। ये मौजूद है और उम्मीद है कि आखिरकार, और मुझे लगता है कि हमने ये विचार नहीं छोड़ा है कि इस शासन को बदलना ही होगा। येकिदया याकोव लापिन, स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। अरुल ओस्ट्रन, आप कुछ देर और हमारे साथ रहेंगे। हमेशा आपके समय और विचारों की सराहना करते हैं। अब ईरान के अंदर की ताज़ा घटनाओं पर चलते हैं। इस्लामी गणराज्य ने 2 लोगों को फांसी दी है। कहा गया कि वे जनवरी में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान सैन्य ठिकाने पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार इनकी पहचान मोहम्मद अमीन बिरलारी और शाहीन वाहिद परस्त के रूप में हुई है। वे उसी मामले में 4 लोगों के समूह में थे जिन्हें फांसी का सामना करना पड़ा था। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की सजा को बरकरार रखा, जिन्हें दंगाई बताया गया था, और उन पर हथियार और सैन्य उपकरण चुराने की कोशिश करके सामूहिक हत्या करने का प्रयास करने का आरोप था। वाकई चौंकाने वाला है। तो और जानकारी के लिए हम मानवाधिकार कार्यकर्ता गोल्डी घुमारी का स्वागत करते हैं, जो अब हमारे साथ कनाडा से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डी, अपना समय देने के लिए। ईरान में हाल ही में फांसी की घटनाओं की नई जानकारी मिली है। ये पुरुष जनवरी में सरकार विरोधी प्रदर्शन में थे। ईरानी जनता को एक साफ संदेश दिया जा रहा है। अभी देश के अंदर से आपको कौन-कौन सी जानकारियां मिल रही हैं? तो जैसे कि पिछले कुछ दिनों में इस्लामी शासन द्वारा फांसी दिए गए कई अन्य निर्दोष ईरानियों के साथ हुआ है, ये सब इस्लामी शासन की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत वे ईरानियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उठ खड़े ना हों और बाहर ना निकलें। इस बात का कोई सबूत नहीं कि इन सज्जनों का ऐसे किसी मामले में हाथ था। इस्लामी शासन यातना देकर जबरन कबूलनामे कराने के लिए कुख्यात है। तो ये बहुत संभव है कि इन दोनों पुरुषों से यातना देकर जबरन कबूलनामा करवाया गया हो। इसी वजह से उन्होंने उन्हें फांसी देने को जायज ठहराया, क्योंकि इस्लामी शासन जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरानी जनता है। इसी वजह से जनवरी में ही उन्होंने सिर्फ 2 दिनों में 45,000 से ज्यादा लोगों का सामूहिक नरसंहार किया था। और राष्ट्रपति ट्रंप ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है। ये बहुत दुखद खबर है। मेरा मतलब है, इस्लामी शासन ने कल ही एक और ईरानी को फांसी दी, 28 साल के युवक को अहरोस में, जो मेरा अपना शहर है। तो ईरानी लोग, आप जानते हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि अगर इस्लामी शासन किसी तरह जीवित रहने दिया गया तो वो ईरानी जनता पर पहले से भी ज्यादा क्रूरता से टूट पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इस्लामी शासन वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल से लड़ने में सक्षम नहीं है। वे जो एकमात्र काम कर सकते हैं वो है निर्दोष निहत्थे ईरानियों की हत्या करना, और यही वे कर रहे हैं। ये संघर्ष के जवाब में है। लेकिन इसी बात पर गोल्डी, क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों, कार्यकर्ताओं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दिख रही है? अभी जो हो रहा है, जो आप वहां की स्थिति के बारे में बता रही हैं, उसकी निंदा कौन कर रहा है? बहुत कम प्रतिक्रिया। मेरा मतलब है, कुछ बेहतरीन सेलिब्रिटीज हैं, आप जानती हैं, जेके रोलिंग उनमें से एक हैं। डेविड, जो डिस्टर्ब्ड नामक बैंड के लीड सिंगर हैं, वो इस पर काफ़ी खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग बोल नहीं रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। और आप जानती हैं, ये बस वामपंथियों की पाखंडता को दिखाता है, वामपंथियों की पाखंडता को। ये लोग अपने यहूदी विरोध से अंधे हो गए हैं। ये लोग अपने यहूदी द्वेष से अंधे हो गए हैं।
ये लोग अमेरिका से इतनी नफरत करते हैं कि अंधे हो गए हैं और यही वजह है कि वे सिर्फ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अपनी नफरत के कारण इस्लामी शासन को जीवित देखना पसंद करेंगे। ये देखना शर्मनाक है क्योंकि वे कह रहे हैं कि ईरानी लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ईरानियों को एक क्रूर इस्लामी तानाशाही द्वारा दबाया जा रहा है। और बस आप जानते हैं, पाखंड तो सबके सामने है। और मुझे सच में लगता है कि ईरान की स्थिति ने इन सेलिब्रिटीज या इन वामपंथियों को इस तरह से बेनकाब कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि वे फिर कभी अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकते हैं। उनकी प्रतिष्ठा खराब हो गई है। यहाँ इस क्षेत्र में 2 साल की जंग के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ कई जहाजों के काफिले थे। अब सोचने वाली बात है कि वे लोग अभी कहाँ हैं। लेकिन मैं एक और बहुत ही नाटकीय रूप से विकसित हो रही स्थिति की ओर ध्यान देना चाहती हूँ। आपको पता होगा ईरान में सप्ताहांत में हुए उस बचाव अभियान के बारे में, जब अमेरिकी विमान को मार गिराया गया था। दोनों अमेरिकी सुरक्षित हैं। हम जानते हैं कि अगर उस अमेरिकी वायुसेना के जवान को ढूंढ लिया जाता तो शासन इनाम देने की पेशकश कर रहा था। क्या आप इस घटनाक्रम पर जानकारी या विचार साझा कर सकती हैं? इस आदमी ने अकेले पहाड़ी दरार में छुपकर मुश्किल इलाकों को पार किया जब बचाव अभियान चल रहा था। आप क्या साझा कर सकती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ मैं बल्कि हर कोई, खासकर ईरानी लोग, बहुत राहत महसूस कर रहे हैं कि दूसरे पायलट सुरक्षित बचा लिए गए हैं। ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए, ईरानियों के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर थी। हम बहुत खुश हैं। इनाम की बात करें तो इस्लामी शासन इनाम इसलिए दे रहा था क्योंकि इस्लामी शासन जानता है कि ईरानी लोग अमेरिकियों या इजरायलियों को दुश्मन नहीं मानते, हम उन्हें अपने सहयोगी मानते हैं। इस्लामी शासन का एकमात्र दुश्मन, माफ कीजिए, ईरानी जनता का एकमात्र दुश्मन वही इस्लामी शासन है जो उन पर कब्जा किए हुए है। और यही वजह है कि जो हम असल में देख रहे हैं, जो वीडियो कब्जे वाले ईरान से आ रही हैं, उसमें ईरानी लोग कल रात सच में सड़कों पर उतर रहे थे और वे अपनी कारों से सड़कों को ब्लॉक कर रहे थे ताकि इस्लामी शासन की गाड़ियां और बासीज की गाड़ियां उन जगहों तक ना पहुंच सकें। तो ईरानी लोग अपने तरीके से मदद कर रहे थे, सड़कों को ब्लॉक करके। और आप देख सकते हैं कि बाहर भारी भीड़ है, लोग देर रात तक बस आसपास खड़े हैं। इसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकती थी कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे, सिवाय इसके कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे थे। वाकई में ये बहुत ही वीरतापूर्ण काम है, खासकर इस समय में इतना जोखिम उठाकर इस तरह बाहर रहना। मानवाधिकार कार्यकर्ता गॉर्गी गमारी, कनाडा से लाइव, हमेशा आपके समय की सराहना करते हैं। इस ब्रेकिंग पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हैप्पी पासओवर और हैप्पी ईस्टर जो मना रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई प्यारा है, धन्यवाद। और अब इसी सिलसिले में हमने ये सवाल पूछा, ईरानी शासन के खिलाफ युद्ध कॉकपिट से कैसा दिखता है? खैर, हमारे सहयोगी हिब्रू चैनल के संवाददाता शाह इजराइल ने इजरायली वायुसेना के एक स्क्वाड्रन कमांडर का विशेष साक्षात्कार लिया, जो साक्षात्कार से ठीक पहले ईरान के आसमान में थे और उसके तुरंत बाद फिर से वहां लौट गए। आइए देखते हैं। मैं 2 घंटे पहले उठा। हम ईरान में थे, एक बहुत ऊंचाई पर एक पहाड़ देखने के लिए, जिसका एक हिस्सा जमी हुई थी। आपका हमला बिंदु एक सुरंग के मुहाने पर है, जहां से मिसाइलें इजराइल की ओर निकलती हैं। यहाँ एक ऐसा पल है जब आप सारी बर्फ और ये हरा भरा नज़ारा देखते हैं, लेकिन साथ ही एक मिसाइल भी देखते हैं। मुझे पता है कि अभी चेतावनी है कि 7 मिनट में मिसाइल आने वाली है। मैं हमेशा इस विरोधाभास के साथ जीता हूँ। एक तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं, दूसरी तरफ उनके नीचे जो हो रहा है। आप चाहेंगे कि आप सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का ही अनुभव करें, बुराई का नहीं। मध्य पूर्व के आसमान में इस समय इतिहास लिखा जा रहा है, ऐसे अभियानों और कार्रवाइयों के जरिए जो हाल तक कल्पना से भी परे थे। नेगेव के दिल में स्थित रोमन बेस पर हमें F-16 स्क्वाड्रन के धड़कते दिल की एक दुर्लभ झलक मिली। वो युद्ध मशीन जो पहले ही पल से कभी नहीं रुकी। ये देखने और महसूस करने दोनों में ऐतिहासिक लगता है।
वास्तव में ऐसे पल हैं जब हर गुजरता हुआ पल महसूस होता है कि वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। मैंने इस युद्ध की शुरुआत के लिए निर्देश दिया और मैंने उनसे कहा कि हम बच्चों और उनके बच्चों के लिए भविष्य को आकार दे रहे हैं। मैंने अपने पोते पोतियों के बारे में सोचा जो सदेरोत या उत्तर के गांवों में घूम रहे थे और जिन्होंने कभी लाल अलर्ट या चेतावनी नहीं सुनी, ना ही घर में घुसपैठ का डर महसूस किया। हम इजरायली वायुसेना के पायलट और नेविगेटर अभी ईरान के ऊपर फॉर्मेशन में उड़ते हुए ऐतिहासिक लक्ष्यों पर हमले के लिए जा रहे हैं। हम एक अभियान चला रहे हैं जिसका मकसद देश के अस्तित्व पर खतरा खत्म करना है। शुरुआती योजना से लेकर कंट्रोल रूम की गलियों तक और उस निर्णायक क्षण तक जब विमान जमीन से संपर्क तोड़ता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जो आपकी उड़ान से कई घंटे पहले शुरू हो जाती है। ऐसे पल जब आप हर छोटे विवरण पे ध्यान देते हैं कि क्या कमी है और क्या बाकी है, ताकि सब कुछ जितना हो सके उतना सफल हो। ममाश मोरिदीम पानी का हम हर चीज़ पे ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि सब कुछ तेज़ी से और सही चले ताकि हम समय पर रहें। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको किस मिशन के लिए तैनात किया गया है और आप समझ जाते हैं कि इस उड़ान के लिए आपके साथ कौन कौन तैनात है, चाहे वो कॉकपिट में हो या फॉर्मेशन में, बहुत सारे विमान हैं, आप कहाँ उड़ान भरेंगे। जैसे ही इंजन चालू होता है, रनवे की ओर दौड़, पहियों को समेटना और पहली बार पूर्व की ओर रेखा पार करना। पूरे रास्ते कॉकपिट शांत रहता है। सिर्फ जरूरी बातें ही कही जाती हैं, सिर्फ वे बातें जो मिशन को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। दिमाग लगातार चलता रहता है। क्या मैंने कुछ भूल तो नहीं गया? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? किस चीज का ध्यान नहीं रखा? अगला कदम क्या है जो मुझे करना है? आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते, आप इतिहास के बारे में नहीं सोचते, आप बच्चों के बारे में नहीं सोचते कि वे कहाँ जा रहे हैं। हर समय बस मिशन पर ही ध्यान रहता है। कॉकपिट की शांति और पूरी तरह से खामोशी से लेकर जमीन पर उतरने के साथ आने वाले भावनाओं के विस्फोट तक। फिर इंजन बंद हो जाता है और शायद घटना की गंभीरता धीरे धीरे समझ में आने लगती है। मैं कॉकपिट का कवर खोलता हूँ, वो धीरे धीरे खुलता है। मैं कमांडर को देखता हूँ, जानता हूँ उसे कुछ लिखना है और मैं पहले से उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो उत्साह से कॉकपिट का कवर खोलता है, विमान से उतरता है और मेरी ओर देखता है कि मैं कैसा हूँ और क्या सोच रहा हूँ। मैं देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ और अपनी बाह से इशारा करता हूँ कि हमने ताकत वापस लाई है। हर बार जब वो हवा में होता है, मैं बस इस्तेमाल का इंतजार करता हूँ। मिशन पूरा होने पर मैं अवरी के पास गया, उसे जोर से गले लगाया। फिर वो सबको इशारा करता है कि सब ठीक है और अब आराम कर सकते हैं। बर्नाटो में मैं ईरान के लिए मिशन पर निकल जाता। मैं उसके साथ अब पीछे बैठा था क्योंकि वे भी वही महसूस करते हैं जो मैं। ये कमाल है। फिर आप मंच पर आते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ। हाल के हफ्तों में वायुसेना बहुत तेज गति से काम कर रही है। एक के बाद एक हमले, सैकड़ों किलोमीटर पूर्व में दुश्मन की हवाई सीमा के अंदर गहराई तक, रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में गोला बारूद और स्क्वाड्रन लगातार बिना रुके 24 घंटे काम कर रही है। आप उड़ान से उतरकर तुरंत अगले मिशन पर चले जाते हैं। आप कुछ खाते, वीडियोस देखते, चीज़ों का विश्लेषण कर सीखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, फिर 2-3 घंटे सोकर अगले मिशन के लिए तैयार होते हैं। ये एक रूटीन है जो फिर से हर कोई अपने क्षेत्र, संगठन, स्क्वाड्रन या यूनिट में अनुभव करता है। ये बस एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है। आखिरकार शरीर कह सकता है कि वो थक गया है पूरी तरह से, लेकिन कुछ तो है एड्रेनलिन में जो आपको मजबूर कर देता है। आप ज़्यादा कुछ और चुन ही नहीं सकते। और सभी समझते हैं कि थकावट के लिए कोई जगह नहीं है, थकान के लिए कोई जगह नहीं है, ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारे शब्दकोश में ही नहीं है। पूरे युद्ध के दौरान विमान के गिरने की संभावना योजना बनाते समय भी होती है और खासकर दिमाग में भी रहती है। ईरान के आसमान में पायलट का नेतृत्व करने वाले टीम कमांडर के रूप में खतरा एक ऑपरेशनल शब्द से बदलकर कंधों पर बोझ बन जाता है। हमारे लिए उड़ानें थीं जो हमारे लिए खास तौर पर हुई, जिसमें नीति एक लाल नीति थी, जैसा कि हम उससे कहते हैं। इसका मतलब है अब हम ज्यादा जोखिम में हमला करेंगे। हम सवाल नहीं पूछते, हमें पता है कि हम उच्च जोखिम में हमला करेंगे। अभी इसी वक्त जब ये रॉकेटों की एक योजनाबद्ध बौछार है और तुम्हें बताया गया है कि इसे अभी कैसे नष्ट करना है, वरना ये निकल जाएगा और तुम्हें बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। तुम ये करते हो
क्योंकि तुम्हें पता है कि यही अभी याफो की बस्तियों को बचाएगा। ये एहसास साफ बताता है कि ये तुरंत इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। समझ में आता है कि जो हमला देश के इलाके पर किया जाना था उसे नाकाम कर दिया गया है। सबसे बड़ा गर्व तब होता है जब तुम जानते हो कि तुमने बड़ा जोखिम उठाया और अपने विमान व टीम को कुर्बान करने को तैयार थे ताकि हमला इजराइल तक ना पहुंचे। जब तुम पायलटों को भेजते हो और जानते हो कि इसमें खतरा है। हम हमेशा खतरे में उड़ान भरते हैं और एक बार जब हम पर मिसाइल दागी गई तो हमने उससे बचने के लिए सारी कार्रवाई की, पूरी आत्मविश्वास के साथ। कुछ जगहों पर दांत भींच कर हम मिशन को अंजाम देते हैं। जिम्मेदारी की भावना और पूरी ऐतिहासिक वास्तविकता एक ही पल में अचानक बिल्कुल अलग मायने ले लेती है। परिवार का महत्व। 2 हफ्ते बाद जब मैं पहली बार बच्चों से 4 घंटे मिला तो मैंने उन्हें चूमा और पूछा मैं कहाँ था, क्योंकि उस पल तक मैं पूरी तरह से किसी और ही जोन में था। आप किसी भी चीज में व्यस्त नहीं होते और एक पल के लिए आप अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे। आप कहते हैं ये उनके लिए है और उनके लिए, जैसा कि मैंने कहा, उनके बाद आने वालों के लिए भी। बस अविश्वसनीय भावनाएं। कहते हैं बस गले लगते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, इससे बढ़ के और क्या। ये गहरा है। आपके साथ लड़ना सम्मान की बात है। आप अच्छा काम कर रहे हैं। समझाइए। उड़ान भरना। अंग्रेजी में रेडियो पर ईंधन भरने वाले कर्मी को बुलाना। ऐसे ईंधन कर्मी को देखना जो इजरायली नहीं है बल्कि जिस पर अमेरिका का चिन्ह लगा है, और ईंधन भरने के अंत में उससे ये आशीर्वाद सुनना जब वो ईंधन भर चुका हो और कहे शुभकामनाएं, उन्हें करारा जवाब देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सज्जनों। कृपया बाहर सुरक्षित रहे, जोरदार वार करें, फिर मिलेंगे। देखो, वे इसमें जल्दी बनाए गए थे। हवाई हमले का मकसद दुश्मन की मारक प्रणालियों को नष्ट करना था। इस तरह दुश्मन को यहाँ सैकड़ों हजारों मिसाइलें नहीं झेलनी पड़ती जो हमारे जरूरी ठिकानों व जान को नुकसान पहुंचा सकती थीं। हमारे पास रोकने का तरीका था। प्रारंभिक हवाई हमले की सुबह मेरे लिए वाकई बहुत खास थी, वो मेरे दिल में बस गई है। पूरी स्क्वाड्रन हवा में थी और हम सिर्फ ये जानने और लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे कि सब कैसा रहा। मेरा ध्यान पूरी तरह केंद्रित था, जैसे मैं दूसरी दुनिया में हूं, ताकि विमान के किसी भी पुर्जे में गलती ना रह जाए, वो आखिर तक पहुंचे, मिशन पूरा करे और लौट आए। ये अद्भुत है कि कैसे इन सभी विभागों और अलग अलग शाखाओं के बीच तालमेल आखिरकार एक ही पल में आकर मिल जाता है। मैं अपने लोगों पे बहुत गर्व करता हूँ, बहुत गर्व। और ये अपने आप में समझ में आने वाली बात नहीं है कि कोई अनगिनत घंटे काम करे, बहुत ही कठिन मेहनत करे और फिर भी सब कुछ जोश और जवाबदेही के साथ करे। और ये ख़त्म नहीं होता। ये ख़त्म नहीं होता। मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि जो हम आज कर रहे हैं शायद वो इतिहास की कक्षाओं में पढ़ाया जाए। हम एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जब लाखों इजरायली पास ओवर की मेज और सुरक्षित स्थान के बीच आ जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैं बनीता लेविन। देखने के लिए धन्यवाद। i24 न्यूज की युद्धकालीन विशेष कवरेज और प्रसारण समय देखें। हमारे साथ जुड़े रहें।